हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स के बारे में। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ मतलब जो हम लोगों ने पहले 11 की क्लास में ग्रेविटेशन देखा था, ग्रेविटेशन लॉ बिल्कुल उसके साथ मैचिंग है कूलम्ब्स लॉ। तो ग्रेविटेशन लॉ था मास को लेके, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ है चार्ज को लेके। तो वो सब आज हम देखेंगे, और अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, दैट मीन्स कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ पे जाने से पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्किप करके गया था, वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। और कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के जो डेफिनेशन है वही होते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी। मतलब चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। चलो देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो क्वेश्चन, state the law of conservation of charge. State the law of conservation of charge. Give example. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो लॉ है वो क्या होगा? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज states that क्या स्टेट करता है ये? वन नंबर, the total charge of an isolated system remain constant. The total charge of an isolated system, remain constant. ठीक है। दो नंबर, the electric charges can neither be created nor destroyed. The electric charges can neither be created and the electric charges can neither be created nor destroyed. ठीक है। They can only transfer from one body to another. They can only transfer from one body to another body. ठीक है। देखो, पहला जो लॉ है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो
ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मीन्स ये एक ग्लास का बॉक्स है जहां पर 3 स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। इस पे पकड़ लो +2 कूलम चार्ज है, इस पे पकड़ लो +3 कूलम चार्ज है, और इस पे पकड़ लो -10 कूलम चार्ज है। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मीन्स ग्लास का बॉक्स है जो है इंसुलेटर। तो ये जो बॉक्स है वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करेगा, और ये जो स्पेयर्स है वो कंडक्टिंग स्पेयर है। ठीक है, अगर हम लोग इस बॉक्स में स्पेयर को लेके इसको वाइब्रेट करते हैं, या इसको मतलब थोड़ा इसको ऑसिलेट करते हैं, या इसका जो ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करने से क्या होगा, इसका अंदर का जो स्पेयर है वो एक दूसरे से कोलाइड करेगा। देन पकड़ लो, ये तीनों स्पेयर हो गया, इस पे आ गया -5 कूलम, इस पे आ गया +12 कूलम, तो इस पे कितना होगा ये हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, +3 +2 +5, और ये -5। यहाँ पर टोटल कूलम है चार्ज है -5, और हम लोग यहाँ पर +7, तो यहाँ पर कितना होगा -12 कूलम। ठीक है, तो -12 कूलम होने से तो इसका भी एक पूरा का हो गया, हम लोगों का कितना हो गया, पूरा सिस्टम का हो गया -12, इसका -5, और इसका भी हो गया हम लोगों का -5। दैट मीन्स जो चार्ज है हम लोगों का वो इन आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा। देन चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो यहाँ पर हम लोग चार्ज क्रिएट भी नहीं कर पाए, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाए, जितना है उतना यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। ठीक है, ये तो एक ऐसे एग्जांपल है, और एक तो एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। एग्जांपल, मान लो जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रिएक्शन वाइज, Na+ Cl-। ठीक है, तो देखो NaCl जब Na+ और Cl- पे जाता है तब एक कैटायन और एक एनायन हो जाता है। कैटायन मीन्स Na+ और Cl-। तो लेफ्ट में उसका टोटल चार्ज कितना है, 0 है, और यहाँ पर एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों मिलकर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहा है। ठीक है, ये हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग कंपैरिजन, या कंपैरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज। जैसे कि हम लोगों ने बोला है, मैंने बोला है कि जो हम लोग का कूलम्ब्स लॉ है वो ग्रेविटेशन लॉ के जैसा ही है। जो कूलम्ब्स का लॉ है तो ग्रेविटेशन लॉ था मास को लेके, और कूलम्ब्स लॉ है चार्ज को लेके। तो हम लोग का चार्ज और ग्रेविटी मास पे कुछ तो सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी है, जिसलिए दोनों लॉ ऑलमोस्ट सेम है। तो वही हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास का कंपैरिजन, मतलब सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी। तो क्वेश्चन, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ दोज ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। कंपेयर द properties of electric charge and with those of mass of a body, with those of mass of body। ठीक है, चलो ठीक है, तो कंपेयर करना है हम लोगों को। तो एक तरफ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरी तरफ लिख लेंगे मास। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरी तरफ मास। तो इस तरफ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इस तरफ लिख लेते हैं हम लोगों का मास। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है
चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम लोगों का जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि न्यूट्रल होने से वो हो जाएगा जीरो, पॉजिटिव तो हो सकता है Na+, फिर माइनस होने से Cl-, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में दिखाया था। तो हम लोगों का जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक हम लोगों का डिफरेंस हो गया या कंपैरिजन हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, और मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, 2 नंबर, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। चार्ज on a body does not depend on its speed। चार्ज जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ स्पीड। मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस with increase of speed। ठीक है, मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम लोग स्पीड को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो चार्ज होता है वो स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। मास कैसे स्पीड के ऊपर डिपेंड है उसका भी लॉ है, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। लेकिन अभी इतना जान लो कि मास जो है वो इंक्रीज होता है स्पीड के साथ। मतलब स्पीड ज्यादा होने से हम लोग का मास जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन एक्चुअली वो मतलब बहुत कम इंक्रीज होता है, जिससे मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फॉर नॉर्मल स्पीड। मीन्स हम लोग का जो कार का स्पीड है, साइकिल का स्पीड है, उस स्पीड के हिसाब से हम लोग का मास जितना इंक्रीज होता है वो बहुत कम है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लिजिबल पकड़ सकते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। That means Q equal to NE। 3 number, quantization of mass is not yet established। Quantization of mass yet not established। ये क्या है? ये है क्वांटाइजेशन। मीन्स ये मैं समझा देता हूं। मान लो कि हम लोग मार्केट पे जा रहे हो, तो पेन खरीदने के लिए हम लोग जब कोई शॉप में जाते हैं तब जाके कभी भी हम ये नहीं बोलते कि भाई मुझे 1.5 पेन दो, या फिर 7.5 पेन दो, या फिर हाफ पेन दो, या फिर 1/4 पेन दो, या फिर 10.5 पेन देने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? 1, 2 या 7 या 10 या 100 या 115, ऐसे होल नंबर पे हम लोग पेन जो है वो डिमांड करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग का जो पेन जो है मैन्युफैक्चर होता है वो हमेशा होल नंबर पे ही मैन्युफैक्चर होता है। मतलब ये जो पेन है ये पूरा ही मिलेगा, ये हाफ नहीं मिल सकता। इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। तो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज है वो होल नंबर पे ही होता है, और जो नंबर है वो होता है ई। ठीक है,
हम लोग मान लो कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना भी चार्ज हो, या 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, 1000 कूलम, 10⁶ कूलम, कोई भी चार्ज हो, वो एक इलेक्ट्रॉन का कोई नंबर का मल्टीपल होगा। ठीक है, फ्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज का जो स्मॉल यूनिट है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 1 2 3 डॉट 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 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो चार्ज है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को 1/2 1/4 ऐसा नहीं कर सकते, तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। लेकिन मास जो है वो हम लोग क्वांटाइज करने की जरूरत नहीं। मास जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 5 kg 500 ग्राम, या फिर 500 ग्राम 5 मिलीग्राम, ऐसे हम लोग मास को 1.5 मास मार्केट पे जाके ये तो बोल ही सकते हैं कि 5 किलो पेन दीजिए, तो आपको माप के 5 किलो पेन दे देगा, या 5 किलो 100 ग्राम ऐसा दीजिए, तो एक मेजर करके दे देगा। लेकिन ये जो है ये हाफ या 1/4 नहीं हो सकता, तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। ठीक है, 4 नंबर जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसिल आउट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between different charges may be cancel out। 4 नंबर जो मास का है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses are always attractive। gravitational force between two masses is always attractive। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा एट्रैक्टिव ही होगा। तो इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं। 2 मास ले लो, M1 M2, तो ये दोनों हमेशा एट्रैक्शन ही करेगा। लेकिन 2 चार्ज ले लो, Q1 Q2, ठीक है। अगर बीच में कोई भी चार्ज हुआ Q3, तो इन दोनों का चार्ज, अगर इन दोनों का चार्ज इक्वल होता है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। लेकिन बीच में अगर मास होता है तो इन दोनों का एट्रैक्शन फोर्स और इन दोनों का एट्रैक्शन फोर्स कैंसिल कैसे करेगा, वो हमेशा एट्रैक्टिव ही होगा। लेकिन ये दोनों रिपल्स करके एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ऑलवेज एट्रैक्टिव भी है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स may be attractive or may be repulsive, but gravitational force is always attractive। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो हमेशा एट्रैक्टिव ही होगा। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है कूलम्ब्स लॉ, जो आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, अभी देखेंगे कूलम्ब्स लॉ।
तो स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टेट द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलो देखते हैं कूलम्स लॉ क्या चीज है। तो मान लो ये दो पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, तो कूलॉम ने क्या कहा, जो दोनों का बीच का जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही है हम लोग का कूलम्स का मेन लॉ। जो F है मतलब दोनों चार्ज का बीच का जो फोर्स है F, वो चार्ज दोनों का मल्टीप्लीकेशन के साथ प्रोपोर्शनल होगा और बीच का डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वही अगर हम लोग थ्योरेटिकली लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion between two stationary point charges, the force of attraction or repulsion between two point charges, one number directly proportional to the product of the directly proportional to the product of the magnitude of the two charges, magnitude of the two charges। जो फोर्स है बीच का, इन दोनों चार्ज का बीच का फोर्स, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, ये दोनों फोर्स जो है इन दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन के साथ या प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, सेकेंड जो लॉ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, between them डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और भी यहां पर कुछ बोला है, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दिस फोर्स, ये भी लिखना होगा, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द line joining the two charges, line joining the two charges। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये स्किप करने से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि दिस फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मान लो इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग कौन सा है, ये है, तो इस डायरेक्शन पे फोर्स काम करेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। हाँ, अभी इस लाइन का मीनिंग है कि इस डायरेक्शन पे ही फोर्स
अट्रैक्ट और रिपल्स करेगा। ये फोर्स तो ऐसे भी अट्रैक्ट और रिपल्स कर सकता था, ऐसे भी अट्रैक्ट और रिपल्स कर सकता था, लेकिन नहीं, ये जो है ये दोनों चार्ज एक दूसरे को सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ही अट्रैक्ट और रिपल्स करेगा, और वो स्ट्रेट लाइन जो है इन दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट होगा, ज्वाइनिंग लाइन होगा। ठीक है, तो वही बात है। और यहां पर और एक बात मैं बोल देता हूं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्जेस? पॉइंट चार्जेस क्या है? मैंने जो यहाँ पर जो स्फीयर, इतना बड़ा बड़ा स्फीयर ड्रॉ किया है, वो एक्चुअली पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट है, ये भी बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। पॉइंट चार्ज मीन्स पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज है, मान लो जिसका मास वेरी वेरी स्मॉल होता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। जैसे कि मान लो एक बड़ा सा चार्ज या बड़ा सा फुटबॉल के जैसा चार्ज, फुटबॉल का साइज तो सबको पता होगा, फुटबॉल का जैसा एक चार्ज या स्फीयर मेरे यहाँ पर है, और एक फुटबॉल जैसा चार्ज तुम्हारे यहाँ पर है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सोचो कितना किलोमीटर हो गया। तो वो जो डिस्टेंस जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन उसका मास। ठीक है, तो तब जब हम लोग इन दोनों का बीच का फोर्स कैलकुलेट करेंगे तब हो जाएगा पॉइंट चार्ज। और अगर हम लोग कोई रूम पे पॉइंट चार्ज ढूंढने की कोशिश करें तो हो जाएगा, सोच लो कि 10 मीटर लेंथ का एक रूम है, तो हम लोग का जो मार्बल का साइज है, तो एक मार्बल अगर एक कॉर्नर पे होगा, दूसरा मार्बल अगर दूसरे कॉर्नर पे होगा, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस भी उसके चार्ज के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो तब भी हम लोग उन दोनों को पॉइंट चार्ज बोल के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशन में हम लोग देखा था पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस मीन्स हम लोग कभी कभी अर्थ को भी पॉइंट मासेस एज्यूम करते थे, लेकिन कब? जब हम लोग सन और अर्थ के बीच का फोर्स कैलकुलेट करते थे तब हम लोग पॉइंट मास क्यों, मतलब कैसे एज्यूम करते थे? क्योंकि अर्थ का मास और सन का मास जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से कम है। ठीक है, बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो पॉइंट चार्जेस मीन्स अगर बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट चार्जेस एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग एक साथ लिख लेते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो मैथमेटिकली प्रोपोर्शनल टू साइन उठाने के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट देना पड़ता है। चलो देते हैं K इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, where K is the constant of proportionality, where K is the constant of proportionality, ठीक है, K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होते हैं। तो सीजीएस जो है, सीजीएस यूनिट पे K का जो वैल्यू है वो होता है 1। मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख लेता हूं। द वैल्यू ऑफ K इन CGS यूनिट इज 1। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट इज 1 बाई, अच्छा, K इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है हम लोगों का कूलम्स लॉ। तो ऐसा यूनिट पे हम लोगों का जो कूलम्स लॉ है वो कैसा आ जाएगा? तो एसआई यूनिट पे, एसआई पे जो हम लोगों का कूलम्स लॉ है ये हम लोग लिख सकते हैं। सो इन एसआई कूलम्स द
कूलॉम लॉ इज, जो कूलॉम्स लॉ है हम लोगों का, वो हो जाता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हम लोगों का SI पे जो है हम लोगों का कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका वेक्टर फॉर्म के बारे में, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका यूनिट्स एंड डायमेंशन भी देख लेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।